नमस्कार। इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी शरद भाई मुदगल जी। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। दिल्ली नगर निगम में चुनाव का ऐलान। एकीकृत होने के बाद 250 वार्ड में होंगे चुनाव। 4 दिसंबर को वोटिंग और 7 दिसंबर को होगी मतों की गिनती। अमृतसर में शिवसेना नेता सुधीर सूरी की गोली मारकर हत्या। हथियार समेत हमलावर गिरफ्तार। पुलिस की ओर से शांति बनाए रखने की अपील। दिल्ली में वायु प्रदूषण और पराली जलाने के मामले में दायर याचिका पर 10 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। एनएचआरसी ने भी जताई चिंता। खराब आबो हवा के कारण दिल्ली के प्राथमिक स्कूल बंद। नोएडा में भी 8 नवंबर तक ऑनलाइन होगी पढ़ाई। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस नेताओं की रैली ने बढ़ाई चुनावी सरगर्मी। ईशुदान गढ़वी होंगे गुजरात में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार। मध्य प्रदेश के बैतूल में दर्दनाक सड़क हादसा। 2 बच्चों सहित 11 लोगों की मौत। पीएम ने जताया दुख। पीड़ित परिवारों के लिए पीएम राहत कोष से मुआवजे का ऐलान। और T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान को 4 रन से दी मात। सेमीफाइनल की दौड़ में अब भी है ऑस्ट्रेलिया। और अब इन सभी सुर्खियों पर डालते हैं विस्तार से नजर। दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी चुनाव के लिए 4 दिसंबर को मतदान होगा, जबकि मतों की गिनती 7 दिसंबर को होगी। दिल्ली के राज्य निर्वाचन आयुक्त विजय देव ने आज इन तारीखों की घोषणा की। चुनाव की घोषणा के साथ ही राजधानी में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है। नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया 7 नवंबर से शुरू हो जाएगी और 14 नवंबर तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। इस बार एकीकृत होने के बाद दिल्ली नगर निगम के 250 वार्डों पर चुनाव होने जा रहा है। इससे पहले दिल्ली नगर निगम 3 भागों में विभाजित था और कुल 272 वार्ड थे। हालांकि नए परिसीमन में वार्ड की संख्या घटाकर 272 से 250 कर दी गई है। इन 250 सीटों में से अनुसूचित जाति के लिए 42 सीटें रिजर्व की गई हैं। वहीं महिलाओं के लिए भी 50% सीटें रिजर्व होंगी। दिल्ली नगर निगम पर बीते 15 साल से बीजेपी काबिज है। इस बार एक बार फिर बीजेपी जीत के सिलसिले को बरकरार रखना चाहती है। वहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भी पूरी तैयारी के साथ चुनाव लड़ने की तैयारियों में है। अमृतसर में आज दोपहर अज्ञात हमलावरों ने शिवसेना नेता सुधीर सूरी की गोली मारकर हत्या कर दी। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। पुलिस कमिश्नर ने इस हत्याकांड के बाद मीडिया को जानकारी दी और बताया कि हमलावर संदीप सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके पास से हथियार बरामद कर लिए गए हैं। पुलिस ने अपील की है कि लोग शांति बनाए रखें। कानून के मुताबिक दोषी पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस कारण जानने की कोशिश कर रही है। हमले के वक्त सुधीर सूरी अपने साथियों के साथ गोपाल मंदिर के बाहर मूर्तियों की हुई बेअदबी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण और पड़ोसी राज्यों में पराली जलाए जाने के मामले में दायर
याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 10 नवंबर को सुनवाई करेगा। वकील शशांक शेखर झा ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों को तलब किया जाए। दिल्ली एनसीआर में एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है, लेकिन पराली जलाने की घटनाएं रोक पाने में राज्य सरकारें पूरी तरह से विफल रही हैं। याचिका में दावा किया गया है कि IARI के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में पराली जलाने की 2109 घटनाएं दर्ज की गई हैं, जिसमें अकेले पंजाब में ही 1842, हरियाणा में 88, यूपी में 9 और दिल्ली में 1 घटना रिकॉर्ड की गई है। सुप्रीम कोर्ट के अलावा दिल्ली में प्रदूषण का मसला NHRC में भी उठा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण के मुद्दे पर चिंता जाहिर की। सरकार की ओर से प्रदूषण को कम करने की कोशिशों से आयोग सैटिस्फाइड नहीं है। इस मुद्दे पर आयोग ने पंजाब, हरियाणा, यूपी और दिल्ली के मुख्य सचिवों को विस्तृत चर्चा के लिए व्यक्तिगत रूप से या फिर हाइब्रिड मोड पर 10 नवंबर को उपस्थित होने के लिए कहा है। आयोग ने आज एक विज्ञप्ति जारी कर इन राज्यों के मुख्य सचिवों से 1 सप्ताह के भीतर अपनी अपनी सरकारों की ओर से अपने क्षेत्रों में पराली जलाने को से रोकने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में आयोग को जानकारी देने को कहा है। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि दिल्ली में कल वायु गुणवत्ता बेहद खराब स्तर पर पहुंच गई थी। आज इसमें कुछ सुधार हुआ है। मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर VK सोनी के मुताबिक अगले 2 से 3 दिन वायु गुणवत्ता में और सुधार होने की उम्मीद है, लेकिन फिर भी कुल मिलाकर स्थिति गंभीर ही रहेगी। डॉक्टर सोनी ने बताया कि उत्तर पश्चिम से दक्षिण पश्चिम की ओर हवा के बहाव से वायु गुणवत्ता कुछ बेहतर हुई है। डॉक्टरों ने आम लोगों को सलाह दी है कि वे वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए एक्सरसाइज करने बाहर ना निकलें। उन्होंने सांस रोग से पीड़ित लोगों को N95 मास्क पहनने की जरूर सलाह दी है। और बढ़ते प्रदूषण के कारण दिल्ली सरकार ने आज से स्कूल बंद रखने का फैसला किया है। प्रदूषण की स्थिति में सुधार होने तक सभी प्राथमिक स्कूल बंद रहेंगे। नोएडा प्रशासन ने भी जिले में कक्षा 1 से 8 तक स्कूल बंद करने का आदेश दिया है, जिसके तहत आज से 8 नवंबर तक ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हो गई है। वहीं 9वीं से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं सामान्य दिनचर्या के हिसाब से ही संचालित होंगी। प्रशासन की ओर से जारी नोटिस के मुताबिक गौतम बुद्ध नगर जिले में यह स्थिति 8 नवंबर तक जारी रहेगी। पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं के कारण दिल्ली में वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति पर दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को चिट्ठी लिखी है। उपराज्यपाल ने इस पत्र में पंजाब के सीएम को पराली जलाने की घटनाओं पर तत्काल उपाय करने का आग्रह किया है। उपराज्यपाल ने कहा है कि यह दुखद है कि 2021 के बाद से पंजाब में पराली जलाने के मामलों में वृद्धि हुई है। इस बीच दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण पर राजनीति भी जोरों पर है। आज बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला और कहा कि दिल्ली में प्रदूषण केवल हवा या पानी में नहीं है, अरविंद केजरीवाल की नीयत में भी प्रदूषण है।
संबित पात्रा ने पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार पर पराली जलाने पर भी निशाना साधा। उन्होंने इस दौरान दिल्ली सरकार पर फर्जी निर्माण श्रमिकों का पंजीकरण करने और उनके नाम पर पैसा निकालने का आरोप लगाया और कहा कि निर्माण श्रमिकों के लिए काम करने वाले 3 गैर सरकारी संगठनों ने प्रॉक्सी के माध्यम से दिल्ली में श्रमिकों के पंजीकरण में भारी भ्रष्टाचार किया है। एक ही मोबाइल नंबर और एक ही एड्रेस से कई लोगों का पंजीकरण कर दिया गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल ने तिहाड़ जेल के डीजी संदीप गोयल का तबादला कर दिया है। संदीप गोयल का तबादला पुलिस हेडक्वार्टर कर दिया गया है। उनके स्थान पर संजय बेनीवाल को तिहाड़ जेल का नया डीजी बनाया गया है। जानकारी के मुताबिक संदीप गोयल पर यह कार्रवाई सुकेश चंद्रशेखर और सत्येंद्र जैन को सुविधाएं देने को लेकर की गई है। जेल में बंद ठग सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के एलजी को पत्र लिखकर आरोप लगाया कि आप नेता सत्येंद्र जैन ने जेल में उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 2019 में 10 करोड़ रुपए वसूले थे। पत्र में आगे यह भी आरोप लगाया गया कि इस प्रकार सत्येंद्र जैन को कुल 10 करोड़ रुपए और जेल महानिदेशक संदीप गोयल को 12.5 करोड़ रुपए दिए गए। गुजरात में ईशुदान गढ़वी आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। ईशुदान की उम्र 40 साल है और उन्होंने पत्रकारिता जगत से राजनीति में कदम रखा है। वे गुजरात के द्वारका से हैं। वे एक किसान परिवार से आते हैं और जून 2021 में उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज अहमदाबाद में एक कार्यक्रम में उनके नाम का ऐलान किया। दावा किया गया है कि इसके लिए पार्टी ने 16,000 से अधिक लोगों की राय ली, जिसमें 73% लोगों ने गढ़वी का नाम सुझाया। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही चुनाव प्रचार जोरों पर है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के दिग्गज नेता जनसभाएं कर रहे हैं और तमाम मुद्दों पर एक दूसरे को घेर भी रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज हिमाचल प्रदेश के धर्मपुर में कहा कि भाजपा की सरकार में देश की सीमाएं सुरक्षित हैं, जबकि पहले की सरकारें केवल और केवल सत्ता की राजनीति करती थी और उन्हें देश हित से कोई सरोकार नहीं था। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हिमाचल के ज्वाली में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जो भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ करता हो, जो नौजवानों को रोजगार नहीं दे सकता हो, जो बहन बेटियों को सुरक्षा नहीं दे सकता हो, उसे समर्थन देने की कोई जरूरत नहीं है। उधर कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा कांगड़ा जिले में नगरोटा बागवान में रैली को संबोधित किया। कांग्रेस ने राज्य में उसकी सरकार बनने पर मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही पुरानी पेंशन योजना लागू करने का वायदा किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने सेना की जमीन बेचने वालों पर शिकंजा कस दिया है। झारखंड में 8 और पश्चिम बंगाल में 4 ठिकानों पर ईडी छापेमारी की। ईडी ने कोलकाता के कारोबारी अमित अग्रवाल और एक अन्य कारोबारी विष्णु अग्रवाल के ठिकानों पर दबिश दी। इसके अलावा बरियातू जमीन की रजिस्ट्री करने वाले 2 सब रजिस्ट्रार के यहां भी छापा मारा गया। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में अमित अग्रवाल फिलहाल जेल में हैं। ईडी ने बरियातू में जमीन की रजिस्ट्री करने वाले 2 सब रजिस्ट्रार के यहां भी छापा मारा है। बरियातू में आर्मी की 50 एकड़ जमीन को फर्जी दस्तावेजों के सहारे हड़पने का प्रयास किया गया।
मध्य प्रदेश में बैतूल जिले के झालर इलाके में एक सड़क दुर्घटना में 2 बच्चों सहित 11 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 6 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं। यह हादसा बैंसदेही मार्ग पर एक एसयूवी वाहन के खाली बस से टकरा जाने से हुआ। हादसे की जानकारी लगते ही एसपी समेत तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और शवों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। हादसे के कारणों की जांच जारी है। प्रधानमंत्री ने हादसे पर शोक संवेदना व्यक्त की। उन्होंने सभी 11 मृतक परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों के परिजनों को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। केंद्रीय विज्ञान और तकनीकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक प्रेस वार्ता में विशेष स्वच्छता अभियान 2.0 के बारे में जानकारी साझा करते हुए बताया कि 1 साल की अवधि के दौरान 88 लाख वर्ग फुट जगह साफ कर दी गई और सफाई अभियान लगभग 1 लाख जगहों पर चलाया गया। आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि देश अगले 2 वर्षों में ही 20% जैव ईंधन मिश्रण का लक्ष्य हासिल कर लेगा। कोच्चि में आज 15वें शहरी सचल भारत सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बातें कहीं। उन्होंने इस बात का भी उल्लेख किया कि जैव ईंधन के 10% मिश्रण से पिछले साल 40,000 करोड़ रुपए की बचत हुई। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कहा कि उनकी सरकार राज्य में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में परिवर्तन करने की इच्छुक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मिजोरम विधानसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि बेहतर सड़क संपर्क से क्षेत्र में शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं का लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलने के साथ साथ आर्थिक विकास के अवसर भी मिलते हैं। राष्ट्रपति अपने 4 दिवसीय पूर्वोत्तर के दौरे पर हैं। कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने कहा कि इस साल मिजोरम विधानसभा के 50 साल पूरा होना मिजोरम में लोकतंत्र की मजबूती के 50 साल का प्रतीक है, जिसमें यहां के नागरिकों की विशेष भूमिका रही है। शेयर बाजार में आज के कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों इंडेक्स मजबूत हुए। 30 शेयरों वाले सेंसेक्स में आज 113 अंकों की तेजी रही और ये 60,950 अंक पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 64 अंक की बढ़ोतरी के साथ 18,117 अंक पर बंद हुआ। शुरुआती कारोबार में कारोबार की शुरुआत बढ़त के साथ हुई, हालांकि बाद में इसमें मामूली गिरावट देखी गई, लेकिन अंत में दोनों ही सूचकांक हरे निशान पर बंद हुए। आज के कारोबार में सबसे ज्यादा खरीदारी मेटल के शेयरों में हुई। निफ्टी पर मेटल इंडेक्स 4.21% की बढ़त के साथ बंद हुए। इसके अलावा ऑटो, पीएसयू बैंक और रियलिटी भी हरे निशान पर बंद हुए। हालांकि बैंक, एफएमसीजी और आईटी सेक्टर में गिरावट देखने को मिली। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान पर हुए जानलेवा हमले के बाद इस्लामाबाद में लॉकडाउन लगाया गया है। शहबाज शरीफ सरकार ने आदेश दिया है कि अगले आदेश तक इस्लामाबाद में लॉकडाउन रहेगा। इस्लामाबाद में लॉकडाउन के दौरान जरूरी सेवाओं पर रोक नहीं रहेगी। पानी की सप्लाई, राशन की सप्लाई और मेडिकल सेवाएं जारी रहेंगी। गुरुवार को हुए हमले में इमरान खान के पैर में गोली लगी थी। फिलहाल उनकी हालत स्थिर है और वे खतरे से बाहर हैं। इस घटना को लेकर इमरान के समर्थकों में काफी रोष है। इसी को देखते हुए शहबाज शरीफ सरकार ने लॉकडाउन के आदेश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायल के आम चुनाव में बेन्यामिन नेतन्याहू को उनकी सफलता पर बधाई दी है। पीएम ने कहा है कि उन्हें भारत इजरायल रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के संयुक्त प्रयास जारी रहने की आशा है। इजरायल में हुए आम चुनाव में पूर्व पीएम बेन्यामिन नेतन्याहू ने मौजूदा प्रधानमंत्री यार लैपिड को हराकर निर्णायक जीत हासिल की है। 4 साल से कम समय में देश में हुए 5वें
संसदीय चुनाव में नेतन्याहू की दक्षिणपंथी लिकुद पार्टी को 32 सीटों पर जीत मिली है। इजरायली राष्ट्रीय प्रसारक के मुताबिक नेतन्याहू के दक्षिणपंथी गठबंधन ने 120 सीटों वाली संसद नेसेट में 64 सीटें हासिल की हैं। वहीं येश अतीत पार्टी को 24 सीटें मिली हैं। दक्षिणपंथी, वामपंथी और अरब पार्टियों का उनका गठबंधन 51 सीटें जीतने में सफल रहा है। चुनाव नतीजों में इजरायल में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे नेतन्याहू की फिर से सत्ता में वापसी हो गई है। नेतन्याहू 15 वर्षों के दौरान 5 बार प्रधानमंत्री चुने गए हैं। 73 वर्षीय नेतन्याहू देश के विवादास्पद राजनीतिक शख्सियतों में से एक हैं। पश्चिम एशिया में 1967 के युद्ध के बाद से कब्जे वाले पश्चिमी तट पर इजरायली बस्तियां बसाने के वे प्रबल समर्थक हैं। भारत में कई ट्विटर यूजर्स को लॉगिन में दिक्कतों का आज सामना करना पड़ रहा है। आज सुबह से ही यूजर्स ने ट्विटर के डाउन होने की रिपोर्ट की है। बहुत से यूजर्स को लॉगिन के समय एरर कोड नजर आ रहा है। हालांकि ये दिक्कत सभी यूजर्स को नहीं हो रही है। ट्विटर के वेब वर्जन का इस्तेमाल करने वाले ज़्यादातर यूजर्स इन दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, जबकि ऐप वर्जन वाले केवल कुछ ही यूजर्स ने ट्विटर काम नहीं करने की शिकायत की है। गौरतलब है कि ट्विटर प्रशासन नीतियों और बिजनेस मॉडल में व्यापक बदलाव के दौर से गुजर रहा है और ट्विटर के आज से बड़े पैमाने पर अपने कर्मचारियों की छंटनी उन्होंने शुरू कर दी है। ट्विटर ने कहा है कि वो ईमेल के जरिए रात 9:30 बजे तक अपने कर्मचारियों को सूचित कर देगा कि उन्हें कंपनी में रखा जाएगा या फिर नहीं। ट्विटर ने अपने ऑफिस को भी अस्थायी तौर पर बंद कर दिया है। साथ ही सभी कर्मचारियों के कार्ड एक्सेस को भी ब्लॉक कर दिया है। एलन मस्क ने कंपनी की कमान संभालने के बाद से कई बड़े फैसले लिए हैं। उन्होंने कई बड़े अधिकारियों को भी कंपनी से निकाल दिया है। ट्विटर के मुताबिक कर्मचारियों की छंटनी कंपनी के खर्चों को कम करने और उसे प्रॉफिटेबल बनाने के लिए की जा रही है। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में आज ग्रुप 1 में सुपर 12 के मुकाबले में न्यूजीलैंड ने आयरलैंड को 35 रन से शिकस्त दी। एडिलेड में खेले गए इस मैच में न्यूजीलैंड द्वारा दिए गए 186 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए आयरलैंड की टीम 9 विकेट के नुकसान पर 150 रन ही बना सकी। इससे पहले मैच में आयरलैंड ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। न्यूजीलैंड ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 185 रन बनाए। और आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में आज के दूसरे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान को 4 रन के अंतर से हरा दिया। एडिलेड में खेले गए इस मैच में अफगानिस्तान के कप्तान मोहम्मद नबी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 168 रन बनाए थे। जवाब में अफगान टीम 7 विकेट के नुकसान पर 164 रन ही बना सकी। तो इसके साथ ही इस विशेष समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।